हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। गाइस, आज बहुत दिन के बाद आपके सामने मैं आ रहा हूं, यानी कि आप देख रहे हो खेम अक्षय और मैं हूं अक्षय। तो चलिए गाइस, आज बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। जी हाँ गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एक बेसिक टॉपिक जो आपको बेसिकली क्लास 9 से पढ़ना पड़ता है। और गाइस, वो जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में ये है मोल कंसेप्ट। जी हाँ गाइस, मोल कंसेप्ट का जो टॉपिक होता है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके न्यूमेरिकल्स जितने सारे फिजिकल केमिस्ट्री के आते हैं उसमें आपको ये क्या करेगा, मदद करेगा। तो चलिए गाइस, देर ना करते हुए आज की क्लास में हम लोग मोल कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम लोग जानेंगे कि मोल कंसेप्ट होता क्या है, एक्चुअल में मोल कंसेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। ओके, आखिर मोल कंसेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, एक्चुअल में ये होता क्या है और किस बेस पे हम लोग समझेंगे, इस चीज़ को आप लोग जानिएगा। बेसिकली गाइज, आपसे मैं और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज की वीडियो में मैं दरअसल अपना रिवीजन कर रहा हूँ और आपको सिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपको सिखाने का। तो गाइज़, आप लोग इस वीडियो में पूरी तरह से बने रहिएगा। और गाइज़, आज ये करीब 4 या 5 मंथ के बाद मेरा ये वीडियो है, सो थोड़ा आपको डाउन लग सकता है मेरी क्वालिटी, बट थोड़ा मैनेज करिएगा। तो चलिए गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, मोल कंसेप्ट को समझने से पहले हम लोग एक रिएक्शन में बात करेंगे। हम लोग उस रिएक्शन के बेस पर समझेंगे कि मोल कंसेप्ट क्या होता है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उस रिएक्शन को लिख लेते हैं। तो गाइस, मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूँ और उसके बेस पर हम लोग जानेंगे कि आखिर मोल कंसेप्ट को देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर मोल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो गाइस, यहाँ पे आप कोई भी रिएक्शन ले सकते हो और मैं भी अपने हिसाब से एक रिएक्शन ले रहा हूँ। तो मैंने लिया C+O2 इक्वल टू बनता क्या है, आप सभी को पता होगा, CO2 बनता है। तो गाइज, हमारे पास एक रिएक्शन है C+O2 इक्वल टू CO2। तो चलिए हम लोग इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2, क्योंकि एक यहाँ पे देखो 2 है ना, ऑक्सीजन के 2 एटम्स यहाँ पर हैं और यहाँ पे भी 2 एटम्स हैं, इधर बराबर है, ये भी बराबर है, मतलब हर तरफ से ये बैलेंस है। आप यहाँ पे देखो, ये एक है, ये इधर 2 एटम्स है, यहाँ पे आप लिख सकते हो एटम्स। ओके, तो देखो यहाँ पर भी एक एटम, यहाँ पे 2 एटम, यहाँ पे आपके एक एटम और यहाँ पे 2 एटम। तो मतलब आप ऐड करोगे तो देखो इधर इधर यदि ऐड करोगे, इधर ऐड करोगे, तो आप देख सकते हो कि दोनों तरफ बराबर आ रहा है। इसका मतलब गाइस कि ये हमारा होता है क्या, ये केमिकल रिएक्शन है और इस केमिकल रिएक्शन में इधर जो हमारा है ये हमारा रिएक्टेंट होता है। इसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक, और इसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। जो रिएक्शन के बाद हमें मिलता है गाइस उसे हम लोग बोलते हैं आफ्टर द केमिकल रिएक्शन वी गिव्स एनीथिंग दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ओके गाइस, वो हमारा प्रोडक्ट होता है। तो ये प्रोडक्ट, इधर हमारा रिएक्टेंट और ये हमारा हो रहा है केमिकल रिएक्शन। ओके, तो हम लोगों ने जान लिया कि आखिर केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें होती है। इधर दो आपस में जुड़ते हैं और एक नई चीज़ का बनना होता है। ओके, जब रिएक्टेंट आपस में जुड़ेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना। पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना ही केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अब बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग जान रहे हैं क्या, मोल कंसेप्ट। तो गाइज, इसको हम लोग 2 बेस पे लिख सकते हैं। हमारे पास केमिकल रिएक्शन है और हम लोग इस रिएक्शन को किस किस बेस पे लिख सकते हैं, उस बेस से हम लोग समझेंगे मोल के बारे में, कि आखिर मोल की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो गाइज, आप लोग देखो, पहले हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ एटम्स के बेस पर। किसके बेस पर, नंबर ऑफ एटम्स के बेस पर। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ एटम्स के बेस पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि ये जो हमारा एक कार्बन है, मतलब 1 कार्बन जब हमारे पास होता है, 1 कार्बन क्या, 1 कार्बन एटम, जब ये क्या हमारा एक मॉलिक्यूल है, हालांकि ये 2 एटम से बना हुआ एक मॉलिक्यूल है, ये 2 एटम को डिनोट कर रहा है और इधर 2 एटम आपस में जुड़ रहा है ऑक्सीजन का और एक मॉलिक्यूल बना रहा है, एक मॉलिक्यूल बना रहा है, क्योंकि एटम आपस में जुड़ेंगे तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये हमारा मॉलिक्यूल है। तो हम लोग फिर भी इसे लिख सकते हैं 2 एटम्स या 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम लिखो, या फिर आप लिख सकते हो एक मॉलिक्यूल। आपस में जब जुड़ता है, कंबाइन होता है, तो बनाता क्या है, एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाया भाई आपने क्या देखा, क्या बनाया आपने, क्या देखा, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एटम्स के बेस पर हम लोग लिख सकते हैं कि जब 1 कार्बन एटम 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ जुड़ता है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बनाता है। ये हम लोग बोल सकते हैं इस रिएक्शन के बेस पर। या फिर इसी चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं कि 1 कार्बन एटम जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है
तो वो एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बनाता है। क्योंकि हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन का होता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन का होता है वो 2 एटम से मिलकर बना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये नंबर ऑफ एटम्स को शो कर रहा है, ये नंबर ऑफ एटम्स को शो कर रहा है। थोड़ी देर पहले हमने जाना इस चीज़ को, ये नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है। और ये क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या को। ये मॉलिक्यूल है तो इस मॉलिक्यूल की संख्या को, हालांकि यहाँ पर एक है तो एक शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है आपका, हमने लिख दिया 2, ये 2 की जगह आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 1, लेकिन यहाँ पे आपको करना पड़ेगा मॉलिक्यूल। तो आप ये कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो कि 1 कार्बन एटम 2 ऑक्सीजन एटम के साथ जब जुड़ता है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बनाता है। और अगर हम लोग मार्क्स के बेस पर करें, एटॉमिक मार्क्स जो इसका होता है उसके बेस पर करें, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं मार्क्स के बेस पर कि कार्बन का मार्क्स तो 12 होता है, ये आपको याद होना चाहिए, 12 यूनिट, तो 12 AMU एटॉमिक मार्क्स यूनिट। एंड कार्बन का अब कार्बन प्लस इधर कितना होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 है, यानी कि 16 दूनी 32, तो 32 AMU की जगह आप U ऑनली लिख सकते हो, क्योंकि इसका यूनिट यूनिफाइड मार्क्स भी होता है, यानी कि U भी होता है। तो इतना आप ऑक्सीजन बनाता क्या है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का मार्क्स निकालो तो इसका होता है 12 और ये 16 दूनी 32, तो ऐड करोगे तो 44 यूनिट आएगा, या फिर आप AMU लिख सकते हो, तो 44 AMU ऑफ CO2। तो आपने जब रिएक्शन कराया कार्बन को 12 यूनिट 12 MU 12 AMU यानी कि 12 एटॉमिक मार्क्स कार्बन को जब रिएक्शन कराया 32 AMU ऑक्सीजन के साथ, तो बनता क्या है 44 AMU कार्बन डाइऑक्साइड। आ रहा है आपको बात समझ में। लिखने का तरीका है, मार्क्स के बेस पर ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स के बेस पर ये लिख सकते हो, बस ये लिखने का तरीका है। लेकिन गाइस जब हम लोग प्रैक्टिकली लैब में काम करते हैं तो लैब में क्या आप इतने छोटे अमाउंट को लोगे, क्योंकि आपको शायद पता नहीं है कि 1 जो यूनिट होता है वो एक्चुअल में, मतलब 1 यूनिट का मतलब 1 AMU यानी कि 1 एटॉमिक मार्क्स जो यूनिट होता है वो 1.66 × 10⁻⁻23 ग्राम के बराबर होता है। 10⁻⁻23 यानी कि नीचे 10 के पावर में माइनस, यानी कि नीचे आएगा, यदि ये नीचे आ गया ना तो 10 के साथ 23 जीरोज़ ऐड हो जाएंगे। तो समझ के देखो, और इसको डिवाइड करना है 23 जीरोज़ से, तो क्या हाल होगा, 10 के बाद 23 जीरोज़, समझ लो उसका डिवाइड यदि हम लोग करेंगे उससे तो हाल क्या हो जाएगा, इतना भी नहीं बचेगा, एकदम पूरा में नहीं, बहुत कम होता है। तो मतलब क्या होता है, एक यूनिट जो होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम मास होता है उसका। तो इसीलिए जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शन लैब में करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं देखने के लिए, जानने के लिए, जांचने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राम में लेते हैं। ग्राम में हम लोग क्या करते हैं, जांचने के लिए लेते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा को नहीं लेते हैं, केजी में नहीं लेते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा को नहीं लेते हैं, 1 kg, हाफ kg ऐसा मात्रा को नहीं लेते हैं। हम लोग लेते हैं 2 ग्राम, 4 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम। लेकिन आपको बता दूं कि उन्हीं 20 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स की बहुत बड़ी संख्या मौजूद होती है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये एक डॉट है तो इस डॉट में नंबर ऑफ एटम्स की कितनी संख्या मौजूद है, तो मैं आपको कहूँगा कि इसमें मिलियंस एटम्स की संख्या मौजूद है, इस डॉट में मिलियंस एटम्स की संख्या मौजूद है। तो आप समझ सकते हो कि 1 ग्राम में कितना होगा भाई, जब एक डॉट में मिलियंस एटम्स की संख्या मौजूद हो सकती है तो 1 ग्राम में कितना होगा, ये आप बात को समझो कि 1 ग्राम में कितना होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ओके गाइस, बहुत ज़्यादा होगा। तो साइंटिस्ट के दिमाग में प्रॉब्लम ये था कि भाई हम लोग रिएक्शन तो कराते हैं तो हम लोग ग्राम में वैल्यू तो पता कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो ये आ रहा है कि आखिर उसमें नंबर ऑफ एटम्स की संख्या कितनी है। तो इसी नंबर ऑफ एटम्स की संख्या को डिनोट करने के लिए साइंटिस्ट ने एक यूनिट लाया जिसे हम लोग बोलते हैं मोल। आया आपको समझ में कि जब आप लोग केमिकल रिएक्शन कराते हो लैब में तो आप लोग ग्राम में वैल्यू लेते हो, हालांकि वहाँ पे ग्राम में जो वैल्यू लिया जाता है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी होता है, स्मॉल अमाउंट होता है, लेकिन उस स्मॉल अमाउंट में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और उन्हीं नंबर ऑफ एटम्स की संख्या को, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मोल का। किसका? मोल का। अब हम लोग जानेंगे कि मोल कितने के बराबर होता है, कितने पार्टिकल्स को, एक मोल कितने पार्टिकल्स को डिनोट करता है, एक मोल कितने पार्टिकल्स को सिग्निफाई करता है। चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो गाइस, जिस तरह से हम लोग बड़े पदार्थों के लिए, बड़े चीज़ों के लिए, बड़े मैटर्स के लिए, जैसे हम लोग केला की बात करेंगे, केला की बात करते हैं। चलिए आपको बहुत अच्छी चीज़ मैं सिखा रहा हूँ आज। चलिए केला की बात करते हैं। तो हम लोग जब भी 1 डजन केला कहीं पर लेते हैं तो 1 डजन केला मतलब क्या होता है भाई, 12 केले होते हैं। हम लोग जब भी 1 स्कोर, क्रिकेट में आपने देखा होगा 1 स्कोर पार हो गया, आई मीन कितना हो गया, 20। ओके, हम लोग जब भी बात करते हैं 1 ग्रॉस का, तो 1 ग्रॉस जो आपका होता है 144 होता है, 100 भी आप लिख सकते हो 100 के बराबर। और जब भी हम लोग बात करते हैं 1 मोल का तो क्या होता है,
ये सभी जो चीज़ें होती है, एक डज़न, ये बहुत बड़े बड़े चीज़ों के लिए होता है, 12 केले के लिए होता है। ये क्या होता है, 20 नंबर्स के लिए होता है, 20 कोई भी चीज़ के लिए होता है, बड़े बड़े चीज़ों के लिए होता है। ये 44 चीज़ों के 144 चीज़ों के लिए होता है 1 ग्रॉस। लेकिन हमारे पास ये ऐसे ओके, लेकिन हमारे पास जब मोल आता है तो ये क्या करता है, किसी सब्सटेंस का अगर हमने कोई एक ग्राम में वैल्यू लिया है तो उस सब्सटेंस में जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उस नंबर ऑफ एटम्स को डिनोट करता है, उसकी संख्या को डिनोट करता है ये चीज़। तो ये क्या करता है, संख्या को, और वो कितने संख्या को डिनोट करता है, 1 मोल, तो वो करता है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ संख्या को डिनोट करता है। ओके, कितना बड़ा संख्या है आप समझ सकते हो, 1 मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि कार्बन के यहाँ पर 1 मोल ऑफ हमारे पास कार्बन है, कार्बन सब्सटेंस हमारे पास 1 मोल है, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या कितनी है, तो भाई याद रखो कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या 6.022, मतलब कार्बन एटम की संख्या कितनी है। तो आपको पता रहना चाहिए कि कार्बन एटम की संख्या वहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स की संख्या 1 मोल में प्रेजेंट है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 1 मोल का कोई भी सब्सटेंस ले लिया तो उस 1 मोल के सब्सटेंस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या हमेशा बराबर होगी। अगर आपने इसके जगह पर, कार्बन की जगह पर आपने 1 मोल अगर आपने ऑक्सीजन भी लिया होता ना, तो उस ऑक्सीजन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की संख्या यही होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो गाइस शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि मोल का जरूरत क्यों पड़ा। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि मोल को हम लोग डेफिनेशन कैसे देंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्या है, एक नंबर है, ये क्या है, नंबर है, और इस नंबर को डिनोट कौन कर रहा है भाई, ये डिनोट कर रहा है डजन। क्या कर रहा है, अगर आप कहीं पे जाकर डजन बोलते हो तो भी आपको 12 केले ही मिलेंगे, या फिर आप 12 केले बोलोगे तो भी आपको 12 केले मिलेंगे, मतलब 12 नंबर को डिनोट कर रहा है। ये किसी मैटर के 12 नंबर को, किसी मैटर के लिए, किसी मैटर की संख्या को डिनोट कर रहा है, किसी मैटर की संख्या को डिनोट करता है, किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ मतलब होता है गाइस कि जिसके पास अपना वजन होता है और जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जो स्थान ऑक्युपाई करता है, केला भी करता है स्थान ऑक्युपाई, और इसके पास अपना वजन भी होता है। तो जिसके पास वो दोनों चीज़ होते हैं वो पदार्थ होते हैं, लेकिन उन पदार्थ के छोटे छोटे एटम्स को डिनोट करता है ये, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े को करता है। तो बड़े बड़े संख्याओं के लिए हम लोग डिनोट करते हैं, बड़े बड़े चीज़ों की संख्या के लिए हम लोग डिनोट करते हैं यूनिट, डजन का, स्कोर का, ग्रॉस का। लेकिन मोल जो होता है वो पार्टिकल्स के लिए होता है, उन सब्सटेंस में जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसके लिए होता है। ओके, तो एक्चुअल में ये क्या होता है, ये एक्चुअल में एक नंबर है, और ये किसका नंबर है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का नंबर है, और 1 मोल क्या है, इसका यूनिट है, इसको सिग्निफाई कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा 1 मोल होता है वो एक्चुअल में यूनिट होता है। और किसका यूनिट होता है भाई, किसका यूनिट होता है, आप किसका यूनिट बोलोगे, तो आप लोग बोलोगे मोल इज द यूनिट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द एनी सब्सटेंस। मोल इज द यूनिट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द एनी सब्सटेंस। मोल एक्चुअल में क्या होता है, यूनिट होता है, किसका यूनिट होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का यूनिट होता है किसी भी सब्सटेंस में, क्योंकि सब्सटेंस में ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर ये हमारे पास ये चीज़ है तो ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है। तो ये अगर हम बात करेंगे कि इसमें अगर ये 1 मोल के बराबर है तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या कितनी होगी, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स की संख्या मौजूद होगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग तब हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये 1 मोल के बराबर है। तो मतलब इतने पार्टिकल्स को बोलने की जगह हम लोग ये बोल सकते हैं, आई मीन हम लोग क्या कर रहे हैं कि नंबर्स को डिनोट करने के लिए यूनिट का यूज़ कर रहे हैं। हालांकि वो नंबर्स किसके लिए यूनिट है, किसके लिए है, पार्टिकल्स का नंबर है, पार्टिकल्स का नंबर है किसी भी सब्सटेंस में। ये क्या है, एक सब्सटेंस है, एक मैटर है। तो हम लोग बोलेंगे द यूनिट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड 1 मोल। सो गाइज आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, जिसमें मैंने आपको सिर्फ मोल के बारे में बताया। हालांकि मोल के और भी कुछ ज़्यादा कंसेप्ट हैं जिसमें आपको जानना है बहुत बेटर तरीके से। सो गाइज अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट, और मेरा रिवीजन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।